हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु @10 में। मैं हूं विकास कुमार। आज हम लोग हिंदी के उन 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके सेंटअप एग्जाम 19 नवंबर 2025 को सेंटअप के एग्जाम में पूछा गया था। तो सभी लोग चेक करके जरूर बताइएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव में कितना प्रश्न सही हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बड़ी ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो याद रखिएगा, बड़ी ऊ का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर डी, ओष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर डी। आपका कौन सा प्रश्न सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, ओष्ठ। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह कौन सा है? तो याद रखिएगा, उद्धरण चिन्ह की अगर हम बात करें तो उद्धरण चिन्ह आपका होता है ये वाला, ऑप्शन नंबर बी, ये है उद्धरण चिन्ह। दूसरा है, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द में देखिए अगर बात करें, त्रिपाठी की त्रिपाठी गलत लिखा हुआ है, सुदामा भी गलत लिखा हुआ है, विवरण भी गलत लिखा हुआ है। सही है आपका कौन सा? तो सही है आपका संदर्भ। कौन सा? संदर्भ। त्रिपाठी की अगर हम बात करें तो त्रिपाठी लिखाता है त्रिपाठी ऐसे। सुदामा की बात करें तो सुदामा ऐसे लिखाता है, और विवरण की बात करें तो विवरण ऐसे लिखाता है। यानी तीनों शब्द गलत है, एक आपका संदर्भ जो है वो सही है। चलिए आगे बात करते हैं, हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, हिंदी भाषा की लिपि का नाम है आपका देवनागरी। क्या है? देवनागरी। अगर हम बात करें रोमन की, तो रोमन ये अंग्रेजी भाषा का है। किसका? अंग्रेजी भाषा का। चलिए आगे बात करें, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5। याद रखिएगा। दूसरा है, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? याद रखिएगा, यह प्रक्रिया कहलाती है बलाघात। क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बलाघात। याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। पावक का संधि विच्छेद क्या है? 7 का पावक का संधि विच्छेद होगा पौ जोड़ अक। क्या होगा? पौ जोड़ अक, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा 8 नंबर क्वेश्चन। पयः जोड़ पान पदों की संधि क्या है? तो याद रखिएगा, पयः जोड़ पान पदों की संधि है पयः पान। सही है ये, पयः पान, यानी ऑप्शन नंबर ए। अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो याद रखिएगा, अजंत शब्द का संधि विच्छेद होगा अच जोड़ अंत। क्या होगा? अच जोड़ अंत। चलिए याद रखेंगे। दूसरा है, किस विराम चिन्ह के प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। और विस्मयादि बोधक चिन्ह की बात करें तो ये ऐसे होता है। अगर हम बात करें उद्धरण चिन्ह, तो अभी बात कर लिए थे हम लोग उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को किस विख्यात भाषण से संपादित यह एक अंश है? तो याद रखिएगा, यह है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने वह उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। यह कथन विष के दांत कहानी शीर्षक किस पात्र का है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे सेन साहब की पत्नी सेन साहब की पत्नी का नहीं, पत्रकार महोदय का नहीं, गिरधर लाल का नहीं, यह मिस्टर सिंह नहीं, मिस्टर सेन का है। इसका सेन साहब का। याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना, मिस्टर सिंह का नहीं, मिस्टर सेन का होना चाहिए था। चलिए आगे बात करें, हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक कौन है? तो याद रखिएगा,
13 का होगा आपका नलिन बिलोचन शर्मा। क्या होगा? नलिन बिलोचन शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करें प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो याद रखिएगा 14 का प्रेम के पीर के कवि हैं आपके ये घनानंद। कौन है? घनानंद। चलिए आगे हम बात करें निम्नलिखित में कवियत्री अनामिका रचित रचना कौन है, तो याद रखिएगा अनामिका की रचित रचना है ना अनुष्टुप है। क्या है? अनुष्टुप है। मन विहंगम की अगर हम बात करें तो मन विहंगम महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी? महादेवी वर्मा की रचना है मन विहंगम। आत्मजयी की अगर हम बात करें तो आत्मजयी ये कुंवर नारायण का है। किसका है? कुंवर नारायण का है, याद रखिएगा। आत्मजयी कुंवर नारायण, मन विहंगम महादेवी वर्मा, जबकि अनामिका ये अनुष्टुप है ना। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म होता है सिमरिया बेगूसराय में। कहाँ होता है? सिमरिया बेगूसराय में। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। कवि जीवनानंद दास रचित किस शीर्षक कविता में आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो याद रखिएगा 17 का आंसर हो जाएगा आपका बनलता सेन। किसने दिया था? बनलता सेन ने। आगे बात करें किसके किसके द्वारा निमंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह में अभिनव गए थे, तो याद रखिएगा ये है आपके पीटर ब्रुक। कौन है? पीटर ब्रुक। चलिए आगे बात करें दूसरा। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था में संभव है, तो याद रखिएगा यह समाजवादी व्यवस्था में। किस व्यवस्था में? समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। 20 का देखिए क्या है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो याद रखिएगा कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? सी। चलिए आगे बात करें मोती शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो याद रखिएगा 21 का ए। क्या होगा? 21 का ए मोती शब्द पुल्लिंग है। दूसरा शताब्दी शब्द किस लिंग का उदाहरण है, शताब्दी शब्द की अगर हम बात करें तो ये स्त्रीलिंग है। क्या है? शताब्दी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। दूसरा सपेरा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो याद रखिएगा सपेरा का स्त्रीलिंग होगा सपेरिन। क्या होगा? सपेरिन। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो देखिए क्या है? मुझसे यह काम संभव नहीं, यही ये गलत है। दूसरा है क्या चरखा काटना चाहिए, नहीं सूत कटाता है चरखा नहीं। दूसरा केवल शब्द केवल संकेत मात्र है, नहीं यह काम आप पर निर्भर करता है। हाँ ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा। दूसरा देखिए लावारिस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग बोले तो जो शब्द के पहले आकर लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के बाद में आकर लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका लावारिस। क्या हो जाएगा? लावारिस, यानी ये सिर्फ ऑप्शन नंबर क्या? डी। ऑप्शन नंबर डी है ना। अगर हम बात करें लावारिस है ना, लावारिस है ना। चलिए आगे बात करें रामायण शब्द में कौन सा प्रत्यय है, राम जोड़ायन, रामायण है ना, रामायण कौन सा प्रत्यय होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यन प्रत्यय है ना। कौन सा प्रत्यय? यन प्रत्यय, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, तो देखिए अगर हम बात करें देशज शब्द की तो 27 का कौड़ी, कौड़ी देशज शब्द होगा। 27 का ए और सी दोनों देशज शब्द होगा। आज्ञा की बात करें तो ये तो तत्सम शब्द है और चाकू की बात करें तो चाकू ये विदेशज शब्द है। ये दोनों एक, ये अगर बात करें तो ये तत्सम है और ये विदेशज है,
लेकिन ये दोनों की बात करें तो ये दोनों क्या है, देशज है ना। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन विदेशज शब्द है? तो याद रखिएगा, विदेशज शब्द की अगर हम बात करें तो ये विदेशज शब्द है आपका ये डी, जिसे हम ये डी में क्या है, कालीन है ना। आग अग्नि से मिलकर बना है, ये आप देशज कह सकते हैं। मेहरारू देशज शब्द है ना। चलिए आगे बात करें, शायद वह गा रहा होगा, है ना, शायद वह गा रहा होगा। गा रहा होगा से क्या पता चलता है कि ये भविष्य काल है, और उसने क्या बोला कि शायद वह गा रहा होगा, यानी हम क्या कह सकते हैं, इसमें संभावना की जा रही है कि शायद वह गा रहा होगा, तो ये हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल। चलिए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, यानी सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, सर्वनाम का भेद नहीं पूछा, सर्वनाम की संख्या, जैसे वह, तुम, मैं, है ना, ये सब मिला करके वह, तुम, मैं, यह, ये सब मिला करके कितनी है हिंदी में? तो 11 है। कितनी है? 11। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, यह है श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। चलिए आगे बात करते हैं, नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो 32 का क्या होगा? सी, एस रंगराजन। क्या हो जाएगा? एस रंगराजन, ऑप्शन नंबर सी। मूल रूप से राजस्थानी भाषा में रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा, 33 का है बी, सांवर दैया ने। किसने? सांवर दैया ने। दूसरा है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में गांव के लड़कों को इकट्ठा करने किसने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था? सॉरी क्या है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में गांव के लड़कों को इकट्ठा करने किसने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था? तो याद रखिएगा, किसने किया था? लक्ष्मण ने। किसने किया था? लक्ष्मण ने। ज्योतिषी के कहे अनुसार कौन महीना मंगू की मां के लिए आराध्य देव बन गया था? तो याद रखिएगा, अगहन का महीना। अगहन का महीना। चलिए आगे बात करें, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ है? घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ अगर हम बात करें तो ये होता है क्या? बेफिक्र होना। क्या होना? बेफिक्र होना। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? एक पंथ दो काज की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है क्या कि एक काम से दूसरा काम हो जाना, है ना, एक काम से दूसरा काम हो जाना। चलिए दूसरा, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? तो देखिए, किलकारी, दूरदेशी, सोसाइटी। सोसाइटी गलत लिखा हुआ है ना, सोसाइटी गलत लिखा हुआ है, तो सोसाइटी ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसने पूछा कौन सा शब्द गलत है, तो सोसाइटी गलत है। चलिए आगे बात करते हैं, कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? याद रखिएगा, कुबेर का पर्यायवाची शब्द होता है यक्षराज। क्या होता है? यक्षराज। चलिए, मनोरथ किसका पर्यायवाची है? याद रखिएगा, मनोरथ होता है इच्छा का। किसका? इच्छा का। दूसरा, आधुनिक का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा, आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन, है ना, आधुनिक का विलोम प्राचीन। प्रतिकूल अगर बात करें, है ना, बात कर लेते हैं थोड़ा सा, प्रतिकूल का क्या होगा? अनुकूल। क्या होगा? अनुकूल। हाँ, अनुपयुक्त का क्या होगा? उपयुक्त, है ना, अनुपयुक्त का उपयुक्त। प्राचीन का तो भी बता ही दिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, घोड़ा शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो घोड़ा शब्द का बहुवचन होता है घोड़े। क्या होता है? घोड़े। याद रखिएगा, मैं घड़ा भरता हूं इस वाक्य में किस क्रिया का उदाहरण है? घड़ा भरता हूं यानी ये सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। कटोरा किस शब्द रूप का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, 44 का क्या? सी, कटोरा देशज शब्द का उदाहरण है। किसका? देशज शब्द। जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें
आगे दूसरा, पानी कौन सी संज्ञा है? तो याद रखिएगा पानी की, तो पानी है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में आप जानते हैं, जिसे नापा या तौला जा सके, जिसे नापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। जातिवाचक यानी जिससे क्या होता है कि किसी भी जाति का बोध हो, किसी भी जाति वर्ग का बोध हो, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, तो जाति वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध हो, और व्यक्तिवाचक यानी किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो याद रखिएगा इस वाक्य में प्रविशेषण होगा अत्यंत। क्या होगा? अत्यंत। निम्नलिखित में से कौन सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? तो याद रखिएगा सर्वनामिक विशेषण की अगर हम बात करें, जो कि विशेषण भी हो तो वो कौन सा? तो सर्वनाम हो। तो देखिए कोई आदमी, ये क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण होगा। 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दूसरा देखिए, सेनापति शब्द में कौन सा समास है? सेना का पति, सेना का पति यानी ये हो जाएगा कौन सा समास? तत्पुरुष समास। याद रखिएगा सेना का पति यानी तत्पुरुष समास। जिसमें कारक चिन्ह दिखाई दे वो कौन सा समास? जिसका विग्रह आप करो तो दिखाई देगा क्या? ये कारक चिन्ह, और कारक चिन्ह वाले जितने होते हैं सभी तत्पुरुष समास होते हैं। बहुब्रीहि समास यानी जिसका अन्य पद प्रधान होता है उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। द्विगु किसे कहते हैं? तो जिसका प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक हो। बिना पानी शब्द में कौन सा समास होता है? तो याद रखिएगा बिना पानी में होता है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि। बिना पानी का अर्थ होता है क्या? सरस्वती। निम्नलिखित में कौन सरल वाक्य है? सरल वाक्य की अगर हम बात करें तो सरल वाक्य है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। क्या होंगे? परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। निम्नलिखित में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो देखिए यह मेरी पुस्तक है, नहीं। यह कोई नया काम नहीं है, नहीं। आप भला तो जग भला, हाँ यही होगा, आप भला तो जग भला। चमक शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? तो याद रखिएगा चमक शब्द का विशेषण रूप होता है चमकीला। दूसरा, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा युधिष्ठिर। दूसरा, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अभेद्य। लाभ के बदले हानि होना, क्या? लाभ के बदले हानि होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो याद रखिएगा लेने के देने पड़ने। क्या? लेने के देने पड़ना, है ना। चलिए आगे बात करें, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? भारत के प्रधानमंत्री अगर हम बात करें किस पदबंध का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा संज्ञा पदबंध। क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विधा है? साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह है शिक्षा शास्त्र। याद रखिएगा ये कौन है? शिक्षा शास्त्र है। आगे हम बात करें विष के दांत पाठ के लेखक कौन है? याद रखिएगा विष के दांत की पाठ के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए, स्वामी विवेकानंद ने किन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? तो याद रखिएगा मैक्स मूलर को। किसको कहा है? मैक्स मूलर को कहा है। वात्स्यायन रचित ग्रंथ का नाम क्या है? याद रखिएगा कामसूत्र। क्या है? कामसूत्र। याद रखिएगा। चलिए, गुणाकर मूल्य के अनुसार दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख किस सदी में मिलते हैं? तो याद रखिएगा 62 का क्या हो जाएगा? 62 का ए 8वीं सदी में। क्या हो जाएगा? 8वीं सदी में। दूसरा है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? है ना, बहादुर अपने घर से भागा था माँ की मार के कारण। दूसरा, अगर हम बात करें किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? याद रखिएगा बाबर। क्या? बाबर। दूसरा, कवि रसखान रचित ग्रंथ सुजान रसखान में किस तरह की रचना है? तो ये कृष्ण भक्ति। क्या है? कृष्ण भक्ति। मोह आंसू बनहि ले बरसो निम्नलिखित में से किसका कथन है? याद रखिएगा 66 का डी घनानंद। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे?
तो याद रखिएगा ये भारतेंदु युग के थे। किस युग के? भारतेंदु युग के। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने ही घर में प्रभासिनी बनी हुई है? तो वो है भारत माता। कौन है? भारत माता। राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा उर्वशी के लिए। दूसरा है पंडित बिरजू महाराज अपने बाबूजी को कितने रुपए नजराना देकर उनसे गंडा बंधवाया था? याद रखिएगा 500 रुपए। क्या? 500 रुपया। लेखक अशोक वाजपेयी के अनुसार कार्थूशियन संप्रदाय विश्वास करता है, याद रखिएगा युद्ध में। इसमें युद्ध में। दूसरा, पाठ्य पुस्तक के में लेखक विनोद कुमार शुक्ला रचित मछली शीर्षक किस कहानी संकलन से ली गई है? तो याद रखिएगा ये महाविद्यालय से। कहां से? महाविद्यालय से ली गई है। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है क्या? तो ये है जित जित मैं निरखत हूं। याद रखिएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कहाँ? पोरबंदर गुजरात में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर कब? 1896 में। 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में। याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। बहादुर शीर्षक पाठ में निर्मला कौन थी? तो याद रखिएगा निर्मला की अगर हम बात करें तो ये निर्मला थी लेखक की पत्नी। कौन थी? लेखक की पत्नी। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो वो थे 150 रुपए। कितने थे? 150 रुपए। यानी 3 बेटे थे सीता के, तो तीनों बेटे ने महीने में 50-50 रुपया देने का, माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो याद रखिएगा मंगू के अलावा उसके माँ की 3 और संतानें थी। कितनी? 3 संतानें और थी। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था? याद रखिएगा कलकत्ता में। कहाँ करता था नौकरी? कलकत्ता में। नगर शीर्षक कहानी में किस नगर के बड़े अस्पताल का चित्रण है? तो याद रखिएगा मदुरै। क्या? मदुरै। बल्ली अम्माल की लड़की का नाम क्या था? तो याद रखिएगा बल्ली अम्माल की लड़की का नाम था पप्पाती। क्या नाम था? पप्पाती। अमराई के पास किसने मगम्मा का हाथ पकड़कर बोला, मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो? किसने कहा था? रंगप्पा ने। किसने कहा था? रंगप्पा ने। याद रखिएगा व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? क्या? व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो याद रखिएगा व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। कर्ता कारक में विभक्ति कौन सी है? कर्ता कारक की विभक्ति तो याद रखिएगा कर्ता ने। क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। चलिए आगे बात करते हैं 84। क्या है? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं ना? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद। कितने भेद? 8 भेद। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है? तो याद रखिएगा अव्यय कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? अव्यय। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करें, कौन सी भाववाचक संज्ञा? तो भाववाचक संज्ञा है मिठास। क्या? मिठास। चलिए आगे हम बात करें। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में किस भाव की व्युत्पत्ति हुई है? तो याद रखिएगा ये हुआ है भक्ति की। किसकी? भक्ति की। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में कवि ने किस गंध की रचना की है? तो याद रखिएगा हरी घास की। किसकी? हरी घास की। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के आंसू कब आ जाते हैं? है ना? जब वो अंगो लिखता है ना? अंगो वर्ण नहीं लिख पाने के कारण। याद रखिएगा कवि बीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा ये दुष्चक्र में सत्रष्टा। क्या? दुष्चक्र में सत्रष्टा। आगे बात करें। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में घर लौटने पर कवि ने क्या देखा? देखता है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं था। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं था।
हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार मानव का रचा हुआ सूरज क्या था? तो वो था परमाणु बम। क्या था? परमाणु बम। राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में महिलाओं की नींव उखड़ जाती का क्या तात्पर्य है? यानी राजतंत्र की समाप्ति। चलिए आगे बात करते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा से महात्मा गांधी का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक शिक्षा यानी हृदय की शिक्षा। चलिए आगे बात करें, रामविलास शर्मा के अनुसार कला का पूर्णतः निर्दोष होना क्या है? तो ये ना गुण है ना ही दोष है। दूसरा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो याद रखिएगा, इनका नाम था देव। क्या नाम था? देव। कवि घनानंद ने पर्जन्य किसे कहा है? पर्जन्य कहा है इन्होंने बादल को। किसको कहा है? बादल को। याद रखिएगा। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, लच्छू महाराज। क्या था? लच्छू महाराज। माँ जी और उनका पुत्र मंगू को कहाँ भर्ती कराए थे? याद रखिएगा, अस्पताल में। कहाँ? अस्पताल में। बल्ली अम्माल जब फसल काटने जाती है तब वेतन के रूप में उसे क्या मिलता है? याद रखिएगा, उसे मिलते हैं धान, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने 50 में कितने किए। धन्यवाद।